स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, अगर आज के प्रेजेंट टाइम की बात करें तो पूरे विश्व में अगर किसी कंट्री को अपना डोमिनेंस एस्टैब्लिश करना है तो वो दो तरीकों से हो सकता है। या तो अपना डिफेंस इतना स्ट्रांग बनाए, अपनी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को इतना मजबूत करें कि पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि ये कंट्री की आर्म्ड फोर्सेस बहुत ज्यादा तगड़ी है। दूसरा ऑप्शन किसी कंट्री के पास ये हो सकता है कि वो अपना इकोनॉमिक एस्पेक्ट इतना मजबूत करे, अपने ट्रेड को इतना फ्लरिश कर दे कि पूरे वर्ल्ड में उसकी डोमिनेंस हो और पूरा वर्ल्ड का मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड उसके थ्रू होता हो, जो कि चाइना ने अभी कर रखा है। तो भारत को अगर 2047 तक विकसित भारत का टैग चाहिए तो हमें हमारे इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट्स हैं उसको इंप्रूव करने की बहुत जरूरत है। लेकिन उसमें चैलेंजेस हमारे सामने काफी सारे हैं और अगर हमने उन चैलेंजेस को ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों बहुत मुश्किल है हमें 2047 तक डेवलप्ड बनना। और साथ साथ में जो $5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना हमने देख रखा है उसके लिए भी हमें अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना बहुत मैंडेटरी है। तो जानते हैं थोड़ा सा एक इंफॉर्मेशन के फॉर्म में। सबसे पहले फैक्ट की अगर मैं बात करूं तो इंडिया की फॉरेन ट्रेड पॉलिसी जो 2023 की है उसका टारगेट है कि हमें $2 ट्रिलियन तक के एक्सपोर्ट्स करने हैं 2030 तक। इंडिया के टोटल एक्सपोर्ट जो इस समय है वो 778 बिलियन पर है, जिसमें से गुड्स का जो शेयर है वो 437 बिलियन है और सर्विस एक्सपोर्ट है 325 बिलियन। और अगर हम ओवरऑल एक्सपोर्ट शेयर की बात करें तो वर्ल्ड में हमारा एक्सपोर्ट शेयर सिर्फ 1.82% है, जिसे हमें 3.5% तक लेके जाना है। अगर टॉप एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन की बात करें जहां हम एक्सपोर्ट्स करते हैं, दे आर यूएस, यूएई, नीदरलैंड्स एंड यूके। अब यहां पर एक गौर फरमाने वाली जो बात है वो ये है कि हमारी रैंक 17th है ओवरऑल वर्ल्ड एक्सपोर्ट्स में। तो दोस्तों एक बात बताइए, एक ऐसा देश जिसको पूरी दुनिया इस फॉर्म में देखती है कि ये मोस्ट फास्टेस्ट इमर्जिंग इकोनॉमी है, वो इस समय 17th पोजीशन पे खड़ी है। और ये सिर्फ तब है, ये सिचुएशन तब है जब हमारे पास में इतने एडवांटेजेस हैं। आप इमेजिन करिए उन देशों का जो लैंडलॉक्ड है और जिनके पास में ट्रेड करने के लिए बहुत ज्यादा नेचुरल ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है, बट दे आर डूइंग ग्रेट इन कंपैरिजन टू इंडिया। इफ आई टॉक अबाउट द इंडियन मैप इन दिस कंटेक्स्ट, तो अरेबियन सी, चाहे बे ऑफ बंगाल, चाहे इंडियन ओशन, हर तरफ से हम ट्रेड कर सकते हैं। यहां पर अगर हम ईस्टर्न तरफ जाएं तो मलाक्का स्ट्रेट ऑफ ताइवान के थ्रू होते हुए हम पूरे ईस्ट एशिया को यहां पे कवर करते हैं। वेस्टर्न पार्ट पे देखें तो रेड सी, स्विस कैनाल होते हुए हम रशिया तक ट्रेड कर सकते हैं। इधर अफ्रीका तक हम केप ऑफ गुड होप के थ्रू अफ्रीका के तक भी हम ट्रेड कर सकते हैं। तो स्ट्रैटेजिक पोजीशन हमारी इतनी स्ट्रांग है जिसके बदले जो करंट हमारे प्रोस्पेक्ट हैं वो बहुत वीक है। यानी कि इतनी अच्छी पोजीशन होने के बावजूद भी हमारा जो ट्रेड है वो कंपैरेटिवली लेस है। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वी आर नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। क्यों ऐसा है कि इतने सारे अच्छे फैक्टर्स होने के बावजूद भी इंडिया के पास में इतनी बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट नहीं करना। फ्रेंड्स, 1991 के बाद से जब ग्लोबलाइजेशन स्टार्ट हुआ तब से ही भारत ने अपनी इकोनॉमी को ओपन करना शुरू किया। लेकिन आज भी 91 को गए हुए भी लगभग 34 साल होने वाले हैं। उस 34 साल के बावजूद भी हमारे यहां पर जो क्लियरेंसेस होती है गुड्स एंड सर्विसेज की, जो डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है वो बहुत अभी भी कमरसम है। यानी कि पेपर वर्क इतना ज्यादा है, इतने ज्यादा क्लियरेंसेस हैं, इतने सारे डॉक्यूमेंटेशंस हैं, जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में एक इमेज हमारी क्रिएटेड है दैट इंडिया इज नॉट प्रमोटिंग दैट बिजनेसेस। वहीं अगर आप कंपेयर करें साउथ कोरिया और सिंगापुर को, सिंगापुर भारत के कंपैरिजन में बहुत छोटा देश है लेकिन एक डेवलप्ड है। द रीजन इज दे आर प्रमोटिंग सो मच ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। इफ आई कंपेयर साउथ कोरिया आल्सो, वहां पर टेक्नोलॉजी ड्रिवन कस्टम्स सॉल्यूशंस, एक्सपोर्ट इजी और फास्टर प्रोसेस है। मैं यहां पे कंपेयर भी साथ साथ में कर रहा हूं ताकि आपको यह पता लगता रहे कि यहां पे सिर्फ यूएस या चाइना का कंपैरिजन नहीं होगा, या उन देशों से भी हम इंडिया को कंपेयर करेंगे जो कहीं ना कहीं हमारे बाद में हमारे बाद में उनका प्रोस्पेक्ट डेवलप हुआ, लेकिन आज वो हमसे ज्यादा बेहतर कर रहे हैं। तो यहां पे आई विल आल्सो शो द कंपैरिजन बिटवीन द कंट्रीज। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो पेपर वर्क, डॉक्यूमेंटेशन, सो मच ऑफ क्लियरेंसेस, सो मच ऑफ अप्रूवल्स इज हैम्परिंग आवर बिजनेस एनवायरमेंट मोर। देन मूविंग फॉरवर्ड, इफ आई टॉक अबाउट द नैरो एक्सपोर्ट बेस, तो अब ये देखिए कि अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं तो यहां पर चाइना
और मेक्सिको की पहले बात कर लेते हैं। चाइना ने अपने बिजनेस को कितना ज्यादा फैला रखा है। आप अगर ओवरऑल देखें तो एक्सपोर्ट रेंज जो है चाइना की, इलेक्ट्रॉनिक, मशीनरी, टेक्सटाइल, केमिकल्स, इन सब चीजों को चाइना ने अपने बिजनेसेस को डाइवर्सिफाई किया। मेक्सिको जैसी कंट्री ने यूनाइटेड स्टेट्स, मैक्सिको, कनाडा एग्रीमेंट बनाया और अपने ट्रेड को फ्लरिश किया। लेकिन भारत के संदर्भ में अगर आप देखें तो इंडिया का एक्सपोर्ट बहुत ही फ्यू सेक्टर्स में कहीं ना कहीं काम करता है, जैसे टेक्सटाइल है, आईटी सर्विस है, जेम्स और ज्वेलरी है। और अगर हम बात करें मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट्स में, हाई टेक एक्सपोर्ट्स हुए, वहां पर हमारी परफॉर्मेंस अभी बहुत ज्यादा खराब है। यानी कि जिन चीजों से रेवेन्यू ज्यादा जनरेट हो सकता है, उन चीजों में इस समय हम कहीं भी स्टैंड नहीं करते हैं। जहां हम स्टैंड करते हैं उसका मार्केट बहुत निश है, पहली बात तो। और अगर हम एक्सपैंडेड मार्केट की भी बात करें, आईटी की भी बात करें, तो वहां से जो रेवेन्यू पोटेंशियल रियलाइज होता है वो उतना बड़ा है नहीं। फिर अगर हम आगे बात करें, वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। नाउ दिस इज अगेन अ वेरी वेरी मेजर इशू इन इवॉल्विंग इन आवर कंट्री। तो अगर आप देखें वीक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट, ये क्यों है? इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फार्म गेट से कंज्यूमर प्लेट तक चाहिए होता है। अब अगर मैं आपको बताऊं, लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारी इतनी ज्यादा है, जिसमें क्लियरेंसेस, जिसमें पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, पुअर पोर्ट्स डेवलपमेंट, पुअर हैंडलिंग चार्जेस, पुअर ऑपरेटिंग कॉस्ट। तो अगर आप इंडिया के लॉजिस्टिक कॉस्ट की बात करें तो इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट अराउंड हमारी जीडीपी का 14 से 18% है, और जो ग्लोबल एवरेज है वो 8 से 10% के आसपास है, जिसकी वजह से टर्न अराउंड टाइम हुआ या शिपिंग टाइम या कॉस्ट है, वो हमारी कंपैरेटिवली काफी ज्यादा है। आप एक बार जर्मनी को देखिए, जर्मनी का लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 4.2 के आसपास है। यानी कि 139 कंट्रीज में इंडिया कहां स्टैंड कर रहा है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में? इंडिया स्टैंड कर रहा है 38th नंबर पे। इवन आप ये देखिए कि वियतनाम और बांग्लादेश जैसे देश, जो इतने छोटे छोटे देश हैं, उन्होंने अपने पोर्ट और रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर करोड़ों पैसे खर्च किए हैं, और आज ये देश बहुत बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। आगे अगर हम बात करें ट्रेड एग्रीमेंट एंड इंटीग्रेशन, देखिए अगर आप इस दुनिया में दूसरे देशों के साथ में मर्ज नहीं होंगे, या दूसरे देशों के साथ में मर्ज होने का मतलब यहां पर यह है दूसरे देशों के साथ ग्रुपिंग नहीं करेंगे, आप अगर यह सोचेंगे कि हम इकलौते फॉर्म में डेवलप होते जाएं, तो वो बहुत मुश्किल है आज के समय में। अब यहां पर भारत बहुत बड़े बड़े ट्रेड एग्रीमेंट्स का पार्ट नहीं है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट अगर मैं बताऊं तो आरसीईपी। अभी हाल फिलहाल में नीति आयोग के जो सीईओ हैं, उन्होंने ये बात कही कि भारत ने एक गलती करी है कि वो आरसीईपी का मेंबर नहीं है। ठीक है, उसमें बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं जिसकी वजह से भारत ने आरसीईपी को ऑप्ट आउट किया, चाहे उसमें चाइना फेवरिज्म हो, चाहे बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनका भारत के साथ ट्रेड डेफिसिट भी है, मतलब हम कहें कि भारत का जिनके साथ ट्रेड डेफिसिट भी है। तो लेकिन अगर हम ऑलमोस्ट आपको बताएं तो आरसीईपी का टोटल जो ग्लोबल शेयर है, जीडीपी, जो ग्लोबल जीडीपी का शेयर है, वो 30% है। और आप ये देखिए कि आरसीईपी से वियतनाम जैसे देश ने कितना फायदा उठाया। A member of RCEP to other trade pacts like Trans-Pacific Partnership, Vietnam has seen exponential growth, especially electronics में, जहां पर सैमसंग और फॉक्सकॉन जैसी कंपनीज जो है उन्होंने वियतनाम में अपना बेस बनाया। मलेशिया की अगर हम बात करें तो आरसीईपी और आसियान में पार्टिसिपेट करके मलेशिया ने अपने एक्सपोर्ट को बूस्ट किया है। यहां पर मैं मान सकता हूं कि भारत को आरसीईपी से बहुत ज्यादा फायदा नहीं था, लेकिन आरसीईपी पूरे विश्व का 30% होल्ड करता है। तो यहां पर एक बहुत बड़ी चूक हम कह सकते हैं कि इंडिया शायद ये कर रहा है, नॉट बीइंग द पार्ट ऑफ आरसीईपी, और एशिया पैसिफिक, इवन एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ग्रुप का भी इंडिया मेंबर नहीं है। फिर अगर हम बात करें लिमिटेड पार्टिसिपेशन इन ग्लोबल सप्लाई चेन, देखिए ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डोमेन होता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वर्चस्व बना रहे, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको जाने, तो आपको जानने के लिए आपके गुड्स में ऐसी कोई बात होनी चाहिए, आपकी सर्विसेज में ऐसी बात होनी चाहिए जिसकी वजह से आप दुनिया को बाइंड कर दें आपसे गुड्स खरीदने के लिए। मैं मान सकता हूं कि चाइना के गुड्स की शायद क्वालिटी उस लेवल पर नहीं है, लेकिन जिस स्तर पर चाइना ने अपने आप को ग्लोबल सप्लाई चेन में डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर रही है, वो काबिल तारीफ है। आप ओवरऑल देखें इंडियाज रोल इन ग्लोबल वैल्यू चेन, कहीं ना कहीं से 2% हम कंट्रीब्यूट करते हैं ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर, वही चाइना का ये 20% के आसपास है। आप चाइना छोड़ दीजिए, आप बाकी देशों को देखिए। थाईलैंड ने ऑटोमोटिव पार्ट और इलेक्ट्रॉनिक में इतना बेहतरीन काम किया है, उसके ट्रेड एग्रीमेंट्स में पार्टिसिपेट करके अलग अलग देशों के एफडीए फ्रेंडली पॉलिसी कहीं ना कहीं यहां पर अडॉप्ट करी है। मलेशिया को आप देखें, उसने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में, सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में अब मलेशिया इंडिस्पेंसिबल हो गया है।
अगर 23-24 की बात करें तो हमारा ट्रेड डेफिसिट जो चाइना के साथ है वो $85 बिलियन का है। तो आप ये देखिए कि कहीं ना कहीं हम ये बोलते हैं भाई हमारा यूएस के साथ ट्रेड जो है वो बैलेंस है, वो पॉजिटिव है, लेकिन आप चाइना से, जहां से आपके बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट्स होते हैं, वहां पर आप $85 बिलियन पर स्ट्रगल कर रहे हो। ये बात ऐसी नहीं है कि ट्रेड डेफिसिट में यूएस स्ट्रगल नहीं कर रहा चाइना के साथ, यूएस भी स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन यूएस क्या करता है, कॉम्पनसेट करता है फिर बाकी देशों के साथ थ्रू इट्स एरोस्पेस, टेक्नोलॉजी एंड एग्रीकल्चर। यानी कि अगर उसको एक तरफ से नुकसान भी हो रहा होता है तो वो बाकी जगहों से इतना प्रॉफिट कमा लेता है कि वो ऑफसेट हो जाता है। अब भारत के संदर्भ में दिक्कत यह कि इंडिया इंपोर्ट इतने करता है जिसकी वजह से हम एक्सपोर्ट भी अगर करते हैं तो उससे वो एक तो वो ऑफसेट नहीं हो पाता। दूसरी एक बहुत बड़ी दिक्कत यह है कि हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं वो बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में है, यानी कि ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन भी बहुत वीक है, और जो नंबर ऑफ आइटम्स दैट वी एक्सपोर्ट इज ऑल्सो वेरी लेस। सो दीज आर द मेजर रीजन। आगे अगर मैं बात करूं जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक डायनेमिक्स, देखिए फ्रेंड्स, ये जो इस समय की परिस्थितियां चल रही हैं, ये परिस्थितियां सारे देशों के लिए बराबर है अगर देखी जाए तो। यानी कि अगर हम ये कहें कि भाई रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से या इजराइल ईरान प्रॉब्लम की वजह से या कोई भी जो ये इश्यूज चल रहे हैं, इससे क्या सिर्फ भारत को नुकसान हो रहा है, तो ऐसा तो नहीं है, पूरे विश्व में एक स्लो डाउन है। तो आप ये देखिए ईयू और यूएसए ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन और यूएसए ने क्या किया, उन्होंने, उनके चाइना के साथ ट्रेड फ्रिक्शंस हैं, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपोर्ट्स को इतना कॉम्पिटिटिव बना रखा है कि उन्होंने अपने ट्रेड बास्केट्स को एक तो एक्सपैंड किया और उन कंट्रीज के साथ भी ट्रेड कर रहे हैं जिन कंट्रीज के साथ वो पहले ट्रेड नहीं किया करते थे। जापान को अगर आप देखें, जापान ने जियोपॉलिटिकल टेंशंस को इतना बेहतर तरीके से बैलेंस कर रखा है ट्रेड एग्रीमेंट्स को साइन करके। अगर हम फिस्कल ईयर 2023-24 की बात करें तो जो भारत के टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं, बहुत ध्यान से इस लाइन को सुनिएगा, जो टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं जिनके साथ भारत ट्रेड करता है, तो 2023-24 में इंडिया का उनमें से 10 में से 9 के साथ ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट का मतलब हम एक्सपोर्ट्स उनको कम करते हैं और हमारे इंपोर्ट उनसे ज्यादा हैं। तो ये जियोपॉलिटिकल इकोनॉमिक डायनामिक्स है। अब जैसा कैसे कहते हैं ना कई बार कि कोई चीज अगर नेगेटिव होती है तो अपने साथ पॉजिटिव भी लाती है, तो वो पॉजिटिव इंडिया के लिए है। और वो पॉजिटिव क्या है, पूरा वर्ल्ड ये बात कह रहा है, वी वांट अ अल्टरनेटिव कंट्री अपार्ट फ्रॉम चाइना एंड इंडिया हैज दैट पोटेंशियल टू फिल दैट गैप। कहीं ना कहीं चाइना +1 स्ट्रैटेजी को पूरी दुनिया देख रही है कि इंडिया एक इमर्जिंग मार्केट इकोनॉमी है, एक ऐसी इकोनॉमी है जहां पर यूथ जो है वो बहुत यंग है और कहीं ना कहीं यूथ पॉपुलेशन हमारी ज्यादा है। तो अगर हम थोड़ा सा अपने एक्सपोर्ट्स को, अपनी स्किल को, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें तो शायद हम वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं। आगे अगर बात करें लो एफडीआई इन मैन्युफैक्चरिंग, नाउ दिस इज अगेन अ मेजर प्रॉब्लम। भारत के कुछ राज्यों को अगर आप हटा दें, जैसे तमिलनाडु को हटा दें, गुजरात को हटा दें, महाराष्ट्र को हटा दें, तो बाकी राज्यों में तो एफडीआई ना के बराबर है। यानी कि इंडिया के अंदर भी रीजनल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा है। आप अगर ओवरऑल देखें वियतनाम को, एप्पल, सैमसंग, फॉक्सकॉन जैसी कंपनी ने इतना ज्यादा वियतनाम में इन्वेस्ट कर रखा है क्योंकि वहां पर मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली पॉलिसी है। लो लेबर कॉस्ट तो हिंदुस्तान में भी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग फ्रेंडली पॉलिसीज हैं। दूसरा आप ये देखिए, इंडिया पूरे ग्लोबल गुड्स में सिर्फ 2% का एक्सपोर्ट करता है और पूरे वर्ल्ड का सिर्फ 1% एफडीआई जो है वो इंडिया में इन्वेस्ट होता है। यानी कि 7वीं लार्जेस्ट इकोनॉमी अगर एरिया वाइज बात करें तो, और विश्व में सबसे तेज उभरती हुई अर्थव्यवस्था पूरे विश्व का सिर्फ 2% ट्रेड एक्सपोर्ट करती है और 1% सिर्फ एफडीआई है। तो दोस्तों यहां पर ये चीजें आंखें खोलने वाली हैं और यहां पर अब ये चुनौतियां बड़ी हैं। उसके साथ साथ में अगर आप बात करें इंडिया में लेबर लॉज, इंडिया के जो लेबर लॉज हैं वो इतने रिजिड हैं, इतने ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन है उसमें, कहीं ना कहीं स्किल प्रोग्राम्स हमारे ज्यादा एफिशिएंट नहीं है। वहीं आप बांग्लादेश को देखिए, फोकस्ड ऑन लो कॉस्ट गारमेंट प्रोडक्शन, इट एक्सपोर्ट $46 बिलियन इन टेक्सटाइल। यानी कि हमें पहले ऐसा होता था कि इंडिया का टेक्सटाइल पूरी दुनिया में जाना जाता था। बांग्लादेश ने शुरुआत में हमें टक्कर दी, लेकिन हम काफी आगे थे बांग्लादेश से। 2023 में बांग्लादेश ने टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स में हमें पीछे छोड़ दिया। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से गई। उसके कारण है कि हमारे यहाँ लेबर लॉज जो है, लेबर्स जो हैं वो इतने स्किल्ड नहीं है, लेबर लॉज बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। अगर आप कंबोडिया की बात करें, इतनी छोटा सा देश है लेकिन एफिशिएंट गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग में इस समय वो विश्व में टॉप एक्सपोर्टर्स के फॉर्म में बना हुआ है। तो देखिए दोस्तों, कितने कितने से देश हैं ये, लेकिन इनकी परफॉर्मेंस, रिव्यू मैकेनिज्म, प्रॉपर स्ट्रीमलाइनिंग, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, लेस ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, ये सब चीजें इनको लगातार टॉप नॉच बनाए हुए हैं।
लेकिन ऐसी बात नहीं है वी आर नॉट ट्राइंग, वी आर ट्राइंग। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी में हमारा टारगेट है 2030 तक हम $2 ट्रिलियन तक लेके जाएं। सरकार की तरफ से अलग अलग स्कीम्स भी चालू करी गई, जैसे रॉड टैप स्कीम, जिसमें अगर आप एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट्स बना रहे हो तो जो आपने ड्यूटीज एंड टैक्सेस पे किए हैं वो आपको वापस मिल जाएंगे। एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स, जिसमें 0 कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी उन रॉ मटेरियल पे जो कि प्रोडक्शन कैपेसिटी को एनहांस करें। मार्केट एक्सेस इनिशिएटिव, जिसमें इंडिया का ऑब्जेक्टिव है नए मार्केट्स को एक्सप्लोर करना। पीएलआई स्कीम में स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहां दे रखा है मेक इन इंडिया को प्रमोट करना, और ऐसे एरियाज, ऐसे सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करना जहां हम एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें, और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के साथ साथ में उन कंपनीज को या उन पर्टिकुलर यूनिट्स को सरकार इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करती है। तो वी आर ट्राइंग, लेकिन अभी ये जो ट्राई हम कर रहे हैं ये उतने बड़े एफर्ट्स नहीं है कि हमें $5 ट्रिलियन और 2047 तक विकसित भारत के फॉर्म में हमें डेवलप्ड कंट्री बना सके। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट करिएगा, मुझे आंसर दीजिएगा इसका क्या कारण है कि व्हाट आर द मेजर चैलेंजेस इंडिया इज फेसिंग करंटली, और मैं कमेंट्स में आपके आंसर का इंतजार करूंगा। साथ साथ में आप मुझसे टेलीग्राम से जरूर जुड़िए। अगर आप मुझसे टेलीग्राम से जुड़ते हैं तो डेली टेलीग्राम पे मैं 5 क्वेश्चंस प्रीलिम्स ओरिएंटेड पोस्ट करता हूं और एक मेंस क्वेश्चन भी देता हूं और उसका एनालिसिस करता हूं। तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं बाय राइटिंग, बाय सर्चिंग @shubham_0101। आप टेलीग्राम पे @shubham_0101 जैसे डालेंगे तो ये आप आईडी मेरी खुल जाएगी। साथ साथ में आप स्कैन भी कर सकते हैं। उससे होगा ये कि इकोनॉमी की जितनी भी न्यूज है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आप तक टाइमली पहुंच जाएगी, और आप डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, क्रिसमस का समय है और न्यू ईयर भी बहुत नजदीक है, तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया SIP प्लस 2025 बैच। ये बैच उन सब बच्चों के लिए है जो 2025 में प्रीलिम्स देना चाहते हैं, और ये बैच हमारा 31 दिसंबर शाम को 6 बजे से चालू हो रहा है। इसकी फीस सिर्फ 4,999 है, और अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं दैट इज SBS लाइव, तो आप इसमें मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये जो फीस है ये सिर्फ 27 दिसंबर यानी कल तक के लिए ही है। इसमें आपको 250+ आवर्स की लाइव क्लासेस, डाउट सेशन, 1-to-1 मेंटरिंग, हर क्लास के बाद मॉक टेस्ट, ऑल इंडिया ओपन मॉक टेस्ट और बेहतरीन कंटेंट सब आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। इसके अलावा अगर आप 2026 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं या 2027 का अटेम्प्ट देना चाहते हैं तो स्टडी IQ आपके लिए लेकर आया P2I फाउंडेशन बैच। इसमें 2026 के बैच की जो फीस है दैट इज 27,999 और 2027 की जो बैच की जो फीस है वो 32,999 है। और अगर आप इसमें मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आप यहां पर ही मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं। ये जो बैच है हमारा कल से शुरू हो रहा है, तो अगर आप चाहते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए 2027 से 26 के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जरूर जुड़िए। इसमें आंसर राइटिंग, डेली लाइव क्लासेस, 1-to-1 मेंटरिंग, डाउट सेशन, बेहतरीन कंटेंट, टेस्ट सीरीज, साथ साथ में मेंस इवैल्यूएशन, सब चीजें इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का सेशन, और मुझे कमेंट में जरूर बताइए और क्या क्या आपको लगता है कि जो चीजें भारत को करनी चाहिए जिससे भारत अपना एक्सपोर्ट को बढ़ा सकता है, क्योंकि देखिए हम सबका विजन, हम सबका की ख्वाहिश यही है कि भारत एक विकसित भारत के फॉर्म में डेवलप हो। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।